नमस्कार, मैं विमल असाटी बकवास फिजिक्स के YouTube चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। जो चर्चा लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं, ये बोर्ड्स के न्यूमेरिकल्स के हैं। जैसा पिछले लेक्चर्स भी मेरे थे, तो बोर्ड के न्यूमेरिकल्स के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था। मैं उसी से रिलेटेड अपनी बात आपसे रखने जा रहा हूँ। चैप्टर ऑसिलेशन है, जिसके कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो बेसिक्स हैं, जो हमें पता होना चाहिए, और उन बेसिक न्यूमेरिकल्स के आइडिया होने से बोर्ड के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हमें काफ़ी आसानी होती है। तो मैं शुरुआत करूंगा ऑसिलेशन के सबसे बेसिक न्यूमेरिकल से, जिनका बेनिफिट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में होगा। साथ में एक थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स का क्या रिलेशन है वो भी आपके समझ में आएगा, और सबसे बड़ी चीज़, एक बेस मजबूत हो जाएगा कि इन वीडियोस के माध्यम से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि प्रॉब्लम का लेवल कहाँ से कहाँ की तरफ जाता है। और मैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड की जो थ्योरी है उसके हिसाब से ही चलूँगा। 12th बोर्ड की थ्योरी सभी लोग जानते हैं। ऑसिलेशन चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट बनी है वो सीधी साफ बनी है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम ऑसिलेशन पढ़ते हैं, उसके बारे में एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, लेकिन चैप्टर की असली शुरुआत होती है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो जब भी कोई पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो सबको पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स F का वैल्यू -kx के बराबर होता है, जिसमें F अगर रिस्टोरिंग फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट के साथ अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जब पार्टिकल पैक्ट होता है, जो पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाना चाहता है उसे वो वापस मीन पर लाने की कोशिश करता है, जिसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब भी हम बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की, तो वो बॉडी को, पार्टिकल को एक्सट्रीम पे ले जाना नहीं चाहता, एक्सट्रीम के तरफ से मीन की तरफ लाना चाहता है। तो वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट काम करता है। जो के है उसे हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, जो कि F बाय x होता है, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट के लिए न्यूटन पर मीटर ऐसा यूनिट में, या फिर डाइन पर सेंटीमीटर CGS यूनिट में, फोर्स कांस्टेंट। मैं इतनी बात इसलिए कर रहा क्योंकि जिस विषय पे मैं चर्चा कर रहा हूँ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरा, डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी कोई पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप होती है, जिसे हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने का पैटर्न है, तरीका है, जिसमें हम कहते हैं d2x अपॉन dt² प्लस k/m इंटू x इज इक्वल टू 0, या फिर d2x अपॉन dt² प्लस ω²x इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, जब पार्टिकल करता है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वो टर्म्स होती है सेकंड ऑर्डर, क्योंकि मेरी टर्म है d2x अपॉन dt²। तो जब d² लग गया, मतलब d यानी डेरिवेटिव चेंजिंग, तो d का पावर 2 है, मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन 2 बार है, इसलिए उसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो अभी मैंने 2 इक्वेशंस पे बात करी, इनसे रिलेटेड ही मैं प्रॉब्लम्स पर आपके साथ अभी चर्चा करूंगा। जितने भी प्रॉब्लम मैं बताऊंगा आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। 12th के बोर्ड एग्जाम्स में ये बेसिस काम आता है, क्योंकि 12th का जो बोर्ड का बुक है वहाँ 15-20 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अब कोरोना काल के कारण, कोविड-19 के दौर में 25% सिलेबस डिडक्शन हुआ, तो कुछ थ्योरी क्वेश्चंस इसमें से कम हो गए, जिसमें फ्री वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, रेजोनेंस कम हो गया, जिसका न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है। फिर कुछ पोर्शंस जैसे डैम्पिंग मोशन पूरी तरह से कट हो गया, उसका न्यूमेरिकल से लेना देना था, तो उतने न्यूमेरिकल्स डिलीट हो जाएंगे जो थ्योरी पर बेस्ड थे। उसी में कुछ थ्योरी ऐसी है जो डिडक्शन में जरूर चली गई, लेकिन जिनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं और काम आते हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे, मैं अपने न्यूमेरिकल्स में उनका डिस्कशन बराबर साथ में करते चलूँगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम की, ऑसिलेशन चैप्टर के लिए। ये प्रैक्टिस वाले प्रॉब्लम है जो हम अपने ऑसिलेशन चैप्टर के लिए डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक, सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं लेने जा रहा हूं। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात कहूं तो बड़े सिंपल लैंग्वेज में मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। द differential equation of linear simple harmonic motion is d square x upon dt square plus 16x is equal to 0। ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हमें फाइंड करना है, जो भी वो हम यहां डिस्कस करेंगे। फाइंड द नंबर 1 एंगुलर वेलोसिटी, उसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अब आप वीडियो देखोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करने बोला, उसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं, जिसका डिनोशन ओमेगा से होता है। हालांकि डिनोशन वाली बात हम बाद में नीचे मेंशन कर सकते हैं। फाइंड करते समय एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद दूसरी बात आती है जिसे मैं कहता हूं टाइम पीरियड। ये सब एंगुलर वेलोसिटी है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की है, टाइम पीरियड है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का। आप चाहो तो मेंशन कर सकते कि भाई वो फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM है, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ SHM है, टाइम पीरियड ऑफ SHM है, हम ये मेंशन कर सकते हैं सर। और अगर आगे बढ़ना है, बिल्कुल डेफिनेटली हम अपनी बातों को और आगे भी बढ़ा सकते हैं, उसमें जो भी बोला जाए वो चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं दो चीज़ें पूछ रहा हूँ, एक एंगुलर वेलोसिटी और एक टाइम पीरियड ऑफ SHM। अब इसे फाइंड करने के लिए लिखने का वे होता है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में लिखने के पैटर्न का कोई वैल्यू नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखने के पैटर्न की कोई बातचीत नहीं होती, क्योंकि वहाँ ऑप्शंस होते हैं, बस सिलेक्ट करना होता है, रफ पे आप सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड का एक सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है कि चाहे कुछ हो जाए, आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझाकर बताने, अगर कहीं नीड है कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन अच्छे से दिखाने हैं, अगर कहीं नीड है लॉग लगाने की, लॉगरिथम से सॉल्व करने की, तो उस नीड को पूरा करना पड़ता है। तो ये बातों का ध्यान रखिएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इसके पहले भी जब आपके साथ मैं लेक्चर डिस्कस कर रहा था यूट्यूब चैनल पर अपने बकवास फिजिक्स हैशटैग, आप ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स बेसिक है, सभी के काम आते हैं। ऐसा ही नहीं कि आप यहीं इसी लोकल में ही आप ये शेयर कीजिए, आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, दोस्तों के ग्रुप है, आप उसमें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब जाएंगी तो लोगों को चीज़ सीखने मिलेगी, और जब किसी का फ़ायदा होगा तो उसमें आपको भी फ़ायदा मिलेगा, दुआएँ मिलती हैं। तो ज़रूर काम की चीज़ है, आप शेयर कीजिए। और सबसे बेसिक से बता रहा हूँ, सबसे बेसिक्स, और फिर इन बेसिक से हम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे जब हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इसलिए अभी तो शुरुआत है, कारवा और काफ़ी आगे बढ़ेगा। तो सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रॉब्लम का गिवन हम लोगों ने सिस्टमेटिकली लिखना चाहिए। गिवन में डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM इज, लिखना पड़ता है d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी बातचीत क्लियर होनी चाहिए। टू फाइंड में हमें एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और दूसरे नंबर पर हमको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। दोनों ही काफ़ी आसान है, बस स्टेप्स और तरीकों का हमने बखूबी ध्यान रखना चाहिए। आपके सामने ओमेगा आया, जिसे मैं अभी कह रहा था कि एंगुलर वेलोसिटी के अलावा उसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो ये साइड में थोड़ा सा मैं समझा कर दे रहा हूँ
कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का मतलब सभी बखूबी जानते हैं। चाहे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैंने जब रोटेशनल डायनामिक्स के एक्स्ट्रा समझाए हो, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन से रिलेटेड, तब भी टाइम पीरियड बोलो या ओमेगा बोलो इसी तरीके से कनेक्टेड थे। क्योंकि चाहे ऑसिलेटरी मोशन हो या फिर तुम्हारा रोटेशनल सर्कुलर मोशन हो या लीनियर सिंपल हार्मोनिक हो, सारे मोशन पीरियोडिक की कैटेगरी में आते हैं। और जब मोशन में पीरियोडिसिटी होती है तो टी का फॉर्मूला 2π/ओमेगा या फिर ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t फॉर्मेट में ही चलता है। सो ओमेगा अगर 2π/t है तो सबको ये भी पता है कि ऊपर में कुछ नहीं है, 1 है, नीचे t है, तो 1/t को फ्रीक्वेंसी n भी कहते हैं, 1/t को फ्रीक्वेंसी n भी कहते हैं। तो आपके सामने ओमेगा कुछ इस कदर दिखाई दे रहा है, जिसमें आप ध्यान से देखो तो 2π नज़र आ रहा है और n नज़र आ रहा है। अगर आप अच्छे से देखो तो 2π कहीं ना कहीं एक एंगल है, 2π कहीं ना कहीं एक एंगल है रेडियन में, और n कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप ध्यान दो दोस्तों, तो ओमेगा किसका प्रोडक्ट दिख रहा है? जिसको आप एंगुलर वेलोसिटी बोलते थे ना, उसका नया नाम दिखता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। भूलना नहीं, ये बात आज तक आप लोगों ने कभी मेरे द्वारा नहीं सुनी, मैं पहली बार आपसे शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। तो ओमेगा अगर प्रोडक्ट है एंगल और फ्रीक्वेंसी का, तो इट इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज द प्रोडक्ट ऑफ एंगल एंड फ्रीक्वेंसी, सो इट इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नोट कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद वापस आते हैं अपने फॉर्मूले के लिए, जहाँ पर हमें आंसर फाइंड आउट करना है ओमेगा का। सर प्रोसेस क्या करेंगे? बिल्कुल आराम से, ध्यान से, अच्छे से सभी लोग देखिएगा। हमें दी गई इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन। सर हमें कंपेयर करने की नौबत क्यों आई? सबसे पहले दिमाग लड़ाना है, प्रॉब्लम में दिया क्या है? दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, पूछा क्या है? ओमेगा, पूछा क्या है? टाइम पीरियड। सबको पता है कि एक बार ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, फॉर्मूला अब भी देखा। लेकिन ओमेगा छुपा कहाँ है? तो अगर आप अच्छे से देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो समझ में आ जाता है कि ओमेगा स्क्वायर कहाँ छुपा हुआ है। इसीलिए मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड के साथ। द स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM इज, जो हमारे पास मौजूद है क्या? तो d²x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन नंबर 2, जिसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM की। कंपेयर करेंगे अगर इक्वेशन 1 को 2 के साथ, तो d²x/dt² सेम दिख रहा है, प्लस प्लस सेम दिख रहा है, x सेम दिख रहा है, इक्वल टू 0 0, सारे मामलों में दोनों सेम है। तो 100% जब इक्वेशन 1 को 2 से कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर की जगह आपको 16 नजर आएगा। तो बहुत ही सिंपल वे है कंपेयर करने का। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ 2। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ 2। इक्वेशन 1 को 2 के साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमें जो मिलेगा वी गेट, हमें जो प्राप्त होगा वी गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ओमेगा स्क्वायर की जगह 16। सबको पता है अगर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 16 है तो दोस्तों ओमेगा का वैल्यू 4 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। और जो कुछ भी ओमेगा आएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद वो 4 आएगा, और यूनिट आएगा रेडियन पर सेकंड, क्योंकि सब लोग भली बात ही जानते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, जिसका मतलब d∅dt होता है, अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। एंगल है तो यूनिट रेडियन है, टाइम है तो यूनिट सेकंड है। तो जवाब आपके सामने दिखता है, ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकंड, जो कि 4 रेडियन पर सेकंड आया है। दूसरा स्टेप हमें निकालना है टाइम पीरियड का। तो हम क्लियर कट लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ SHM जो कुछ भी है वो हमारे आंखों के सामने है कि टाइम पीरियड कैपिटल T का वैल्यू फॉर्मूले में 2π/ओमेगा होता है। अगर आप अच्छे से देखें तो सबको दिखाई देता है
2 पाई के अपॉन में ओमेगा यानी 4 है। सबको ये भी दिखाई देता है कि 2 से 4 2 टाइम्स कटेगा, तो जो टर्म बच रही है वो पाई बाय 2 बच रही है। सबको ये भी समझता है कि पाई का मतलब 3.142 होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है और डिवाइड में 2 है। अगर 3.142 को 2 से डिवाइड करते, इसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप हर टर्म का आधा कर लो तो ही आंसर आपको मिल जाता है और वो बिल्कुल क्लियर कट दिखता है, 1.571 सेकंड। बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ आप एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है, बहुत ही सिंपल वे है। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, सभी अच्छे से नोट कर लीजिए व्यवस्थित। अगले प्रॉब्लम पर हम जाएंगे। कुछ इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम भी रहेगा। आप जैसे जैसे मैं बता रहा था, डेफिनेटली आप सॉल्यूशंस नोट कर ही रहे थे, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके भी पूरी चीज़ों को अच्छे से लिख सकते हैं। मैं इसे क्लियर करता हूँ और अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए, मैंने आप लोगों के लिए अगला प्रॉब्लम बिल्कुल तैयार रखा है। सब लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिख चुका है, सब लोगों के नज़रों के सामने वो क्वेश्चन आ चुका है। दूसरे क्वेश्चन में कुछ बातें मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है, वही तरीका और सिंपल वे से ही मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ताकि आपकी शुरुआती जो प्रैक्टिस है, शुरुआती लेवल है, वो आसानी से ऊपर चला जाए, चीज़ें समझ में आ जाए। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम इज। आपके सामने पार्टिकल जो परफॉर्म कर रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये जिसका मास आपको 2 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, आप लोगों के सामने वो चीज़ दी हुई है। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज d² x अपॉन dt² प्लस 4x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, जिसमें साथ में उस पार्टिकल के मास का भी जिक्र हुआ है। कितना है? 2 ग्राम। और ख़ास बात, ग्राम है मतलब सीजीएस यूनिट है, और लिखा गया है कि ये इक्वेशन में जो भी टर्म्स आई है वो भी सीजीएस यूनिट में है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो सेंटीमीटर में है, कोई दूसरी भी टर्म इन्वॉल्व है तो वो भी सीजीएस यूनिट में ही है, ये बताने का मतलब है। तो आपके सामने आपको चीज़ें नज़र आ रही है उस तरीके से। मास यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, मास इज इक्वल टू 2 ग्राम। जो फाइंड आउट करना है उसमें 4 बातें लिखी है। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फोर्स कांस्टेंट के, जो जब भी स्टार्टिंग में मैंने कहा था, टाइम पीरियड 3rd नंबर पर, और 4th नंबर पर फ्रीक्वेंसी। और अच्छी खबर है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और सबसे पहला पड़ाव, सबसे पहला स्टेप एक ही होता है कि भाई दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एक बार फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो द स्टैंडर्ड इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज d² x अपॉन dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0। अगर आप कंपेयर करते इक्वेशन 1 को 2 के साथ तो हर चीज़ सिमिलर नज़र आ रही है, तो ω² की जगह आपको 4 नज़र आ रहा है। अगर आप देखोगे ω² 4 है तो कंपेयर करते बराबर आप सबसे पहला शब्द लिखोगे कि ω² का वैल्यू 4 आ रहा है, जिस पर से हमारा पहला आंसर ω इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड बिल्कुल तैयार हो जाता है। फर्स्ट आंसर हमें मिल जाता है कंपेयर करते बराबर आंसर देखते हुए, बिल्कुल सिंपल। दूसरे नंबर पर फाइंड आउट करना है फोर्स कांस्टेंट। ये पहला आंसर था। नाउ सभी भली भांति जानते हैं कि ω² जो कुछ भी है वो k अपॉन m के बराबर है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है उस समय आप लोगों ने पढ़ा है कि d² x अपॉन dt² प्लस k बाय m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। सो ω² का वैल्यू k बाय m के बराबर है। अगर ω² का वैल्यू k बाय m है तो k की वैल्यू आएगी m ω², और अगर k की वैल्यू
ओम एम ओमेगा स्क्वायर है तो आपको m दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से 2 है, और ओमेगा स्क्वायर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि वो 4 है। तो 2 4 8, तो k की वैल्यू आ रही है 8 और उसका यूनिट आएगा दोस्तों डाइन पर सेंटीमीटर। सर ये यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर ही क्यों आएगा? उसका रीज़न सबसे बड़ा है कि के फोर्स कांस्टेंट है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स F का फॉर्मूला kx होता है मैग्नीट्यूड में। तो अगर k का फॉर्मूला देखा जाए तो ऑफिशियली F/x है, तो फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट न्यूटन पर मीटर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने मेंशन किया है। तो पहला आंसर ओमेगा फाइंड आउट हो गया, दूसरा k फाइंड आउट हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर टाइम पीरियड की जिक्र किया गया है। हम टाइम पीरियड पे जाएंगे, उसके लिए भी लिखेंगे बट t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। सभी भली भांति जानते हैं, सबको मालूम है कि ओमेगा की वैल्यू जो दिखाई दे रही है वो 2 है। सबको क्लियर कट समझता है, उस 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो जो वैल्यू आपको मिलने वाली है, जो टर्म आपको मिलने वाली है, t के लिए आंसर मिलने वाला है वो पाई है, अर्थात 3.142 सेकंड है। तो 3 आंसर तो आपके सामने आपको मिल गए हैं। चौथे आंसर के लिए बहुत सिंपल रास्ता है जो ऑफिशियली हो रहा हूँ, लेकिन आप खुद भी बहुत आराम से उसे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। और अगर आपके सामने वैल्यू आ रही है 1/3.142 तो लॉग बुक में रेसिप्रोकल होता है। आप बाकायदा उससे वैल्यू चेक कर सकते हैं कि आंसर लगभग 0.3126 समथिंग के आसपास, अप्रोक्सीमेशन में 0.3183 हर्ट्ज, इतना आंसर आपको मिलता है। हो सकता है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मिल जाए, क्योंकि कोई डिवाइड से सॉल्व करता है, कोई रेसिप्रोकल करता है। प्लीज़ कोशिश ये कीजिए कि डायरेक्ट कैलकुलेटर से ना जाए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। स्ट्रिक्टली आपको वहाँ पर लॉग टेबल का ही यूज़ करना होता है। तो प्लीज़ सारे आंसर्स को आप लॉग से, जहाँ ज़रूरत है, बाकी जगह तो नीड नहीं है, तो ज़रूर टैली कीजिएगा। और जब आप वीडियो देखेंगे तो ज़रूर उसे लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो, बातें ध्यान में आए तो, क्योंकि बहुत सिंपल वे से मैंने अपनी बातें आपके सामने रखी है। आपको क्लियरिटी से दिख रहा है, आपको समझाया है। तो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, और अच्छे से फेयर रजिस्टर पर बाकायदा ऑसिलेशन का चैप्टर हेडिंग देकर, न्यूमेरिकल्स, बेसिक न्यूमेरिकल्स करके हेडिंग देकर प्रॉब्लम को रोज़ आगे बढ़ाइए। मैं डेली जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहूँगा। कोई भी अगर डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप रिस्पॉन्ड में, जहाँ रिस्पॉन्ड आप करते हैं, तो आप रिस्पॉन्ड में, कमेंट में, आप अगर कहीं कोई डाउट रहा प्रॉब्लम से रिलेटेड तो वहीं कमेंट में बता सकते हैं। और अगर सारी बातें अच्छे से समझ जाती है तो आपको जो अच्छा लगे आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर चीज़ पसंद आई है, आप देखते हैं, आपको पसंद आता है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।